हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। अप्रैल लास्ट तक आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है, शुरुआत हो सकती है और लगभग 1 महीने तक आपके एग्ज़ाम चलने के चांसेस है क्योंकि फॉर्म जो है वो काफ़ी अधिक पड़े हुए हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए हमारे साथ। हम डेली आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी जीके, जीएस, पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे सभी के पास जो है ये वीडियो पहुँच जाए। और आज की जो क्लास है वो 10 नंबर की क्लास रहने वाली है, बाकी की 9 क्लास जो है चैनल पे पड़ी हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो जाके 9 क्लास देख सकता है। सभी क्वेश्चन जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पीवाईक्यू है। तो पहले प्रश्न के साथ चलेंगे और आज का महत्वपूर्ण और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एसएससी ले लीजिए या किसी भी एग्ज़ाम में कई बार ये एग्ज़ाम आया भी है, ठीक है? कई बार ये क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम में आया भी है, बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? जी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से मतलब है कि इसमें निजी व सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र मौजूद रहते हैं। कैसे? निजी व प्राइवेट व गवर्नमेंट दोनों ही, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही मौजूद रहते हैं, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक लैंग्वेज दी गई है और दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है, देश कंट्री दी गई हैं। लैंग्वेज और कंट्री है, यहाँ पे आपको बताना है कौन-सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड और बी मंदारिन चीन या भाषा और थाईलैंड। तो यहाँ पे डेनिश डेनमार्क राइट है, डच नीदरलैंड राइट है, मंदारिन चीन राइट है बट भाषा जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि भाषा जो है वो इंडोनेशिया की लैंग्वेज है, ठीक है? इंडोनेशिया की लैंग्वेज है भाषा और थाईलैंड की जो लैंग्वेज है वो थाई होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आने वाला है यहाँ पे, विटामिन बी 12 एवं फोलिक एसिड की कमी से कौन-सा रोग होता है? विटामिन बी 12 एवं फोलिक एसिड की कमी से कौन-सा रोग होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, नपुंसकता, बेरी-बेरी, रक्त का थक्का, ना जमना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विटामिन बी 12 या फोलेट की कमी से मेगोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? जी, क्या ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मेगोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आने वाला है, वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में किस भारतीय राज्य में स्थित है? वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट में मुझे बताना है आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार की है और आपके 40 में से कितना स्कोर जो है वो यहाँ पर बना है। तो यहाँ पे वेणुवन विहार बौद्ध मठ की बात करें ये त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वेणुवन विहार बौद्ध मठ जो है ये आपका त्रिपुरा, भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। 1909 का भारतीय काउंसलिंग अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अध्यादेश जो निर्गत करने का शक्ति है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रेरित हुई है, प्रेरित की गई है, ठीक है जी। और अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है, ठीक है? अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किस बुक में? डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विलुप्त संकटग्रस्त प्रजातियां या विलुप्त होने वाली प्रजातियों जो सूची मिलती है वो हमें रेड डाटा बुक में मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, प्रसिद्ध हाजी अली की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। क्या हो रहा है राइट यहाँ पे? तो हाजी अली की दरगाह की बात करें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई के दक्षिणी भाग वर्ली तट पे स्थित आपकी हाजी अली दरगाह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, किस हिंदू शाही शासक ने अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? कुमारपाल, जयपाल, विजयपाल या आनंदपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर है हिंदू शाही शासक जयपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हिंदू शाही शासक जयपाल ने महमूद गजनी से हारने के बाद क्या कारण था कि इन्होंने अग्नि में कूद के आत्महत्या कर ली? तो महमूद
गजनी से हारने के बाद जयपाल के द्वारा आग में कूदकर आत्महत्या कर ली गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन ए है टोक्यो स्काई ट्री जापान, सीएन टावर कनाडा, कैटन टावर चीन या केएल टावर मलेशिया। यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची मीनार पूछी गई है। ठीक है, क्या है विश्व की सबसे ऊंची मीनार? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा टोक्यो स्काई ट्री जापान। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी कौन सी है? बार्सिलोना, मैड्रिड, सेवले या लिस्बोआ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैड्रिड। स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 का को जोड़कर शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, 86वां संविधान संशोधन 2002। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 86 जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अनुच्छेद 21 ए या अनुच्छेद 21 को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 73। क्या होगा 73। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची इसमें शामिल की गई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है मालगुडी डेज किस लेखक की रचना है? आर के मित्तल, डी के बॉस, आर के नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो मालगुडी डेज जो है ये ऑप्शन नंबर सी राइट है। आर के नारायण के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानियों का एक संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? राजगुरु, भगत सिंह, शोभा डे या इनमें से कोई नहीं। तो स्पीड पोस्ट पुस्तक के जो लेखक अथवा लेखिका हैं वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी शोभा डे। यहाँ पर राइट आंसर है शोभा डे द्वारा लिखी गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है दिल्ली का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा अनंत पाल तोमर जो थे ये दिल्ली के संस्थापक थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है लखनऊ के संस्थापक कौन थे? आसिफुद्दौला, अकबर, वीर सिंह सुदेव, अजय राज सिंह। तो यहाँ पे नवाब आसिफुद्दौला आपका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ के संस्थापक जो थे वर्तमान स्वरूप में लखनऊ की स्थापना जो थे नवाब आसिफुद्दौला ने की थी। 1775 में अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। किसने? आसिफुद्दौला ने जी। 1775 यहाँ आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है अंतरिम बजट 2024 को किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र मोदी इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट 2024 को पेश किया गया था 1 फरवरी को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने कब पेश किया था? 28 फरवरी 1860, 21 फरवरी 1807, 18 फरवरी 1807 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा राइट यहाँ पे? जी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो जेम्स विल्सन ने पारित किया था, पेश किया था वो 7 अप्रैल 1960 में पारित किया था। जी, राइट डेट है आपकी 7 अप्रैल 1960। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के सन्मुखम चेट्टी, इंदिरा गांधी, जेएल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है यहाँ पे। अगर स्वतंत्र भारत की बात ना होती तो फिर आंसर आपका जेम्स विलन होता, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र भारत की बात हो रही है इसलिए आर के सन्मुखम चेट्टी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1947 को उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो पेश किया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पे मनाया जाता है किसान दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी क्या राइट होगा? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 22 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 1993 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है?
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंध का बाग जो है वो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग बाग जो है किसको बोला गया? मोहनजोदड़ो को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? कालीबंगा, चंद्रहूदड़ो, मोहनजोदड़ो या मांडली? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है ये कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा में मिले हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है 25। इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस, डायट या नेशेट? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेशेट। ऑप्शन नंबर सी, इजराइल की संसद को नेशेट के नाम से जाना जाता है। KNESSET, नेसेट के नाम से जाना जाता है इजराइल की संसद को। ये इजराइल की एक सदनी विधायिका है जिसका अर्थ होता है सभा। और इजराइल की राजधानी की बात करें तो एरूशलेम, एरूशलेम जो है ये क्या होती है? इजराइल की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। पिछली साल संसद पूछा गया था तो इस साल हो सकता है कैपिटल पूछ लिया जाए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जातीय संसद, पीपल्स असेंबली, राष्ट्रीय पंचायत या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ABCD, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? प्रतिनिधि सभा, ठीक, पीपल असेंबली, प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है, यानी पीपल असेंबली के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय सभा या प्रतिनिधि सभा कह सकते हैं इसको हिंदी में, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा ध्यान रखिएगा हिंदी में, ठीक है, नेपाल की संसद। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है प्रश्न नंबर 27। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ताप्ती नदी, झेलम नदी, कृष्णा नदी या माही नदी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के ये क्वेश्चंस हैं, तो फिर वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक गुप्त, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? ऑप्शन नंबर ACD तो राइट आंसर भी हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार वंश हुआ था। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सम्राट थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मुगलान या शुभद? राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था, जो कि उनका अंतिम शिष्य कहलाया, वो सुबद था। शुभद आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घोड़ा था। महाविनिष्क्रमण घटना को कहा जाता है गृह त्याग को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है एक दिवसीय मैच में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन थे? विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। एक दिवसीय वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी थे पहले वो सचिन तेंदुलकर थे। 14 फरवरी 2010 ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ ICC, दुबई, मुंबई, कराची या इनमें से कोई नहीं? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, इसका दुबई में है। कहाँ पर? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है ICC का मुख्यालय। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स, ईडन गार्डन, पर्थ या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड्स, क्रिकेट का मक्का। इंग्लैंड के लंदन में स्थित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को क्रिकेट का मक्का बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है क्रिकेट का बाइबल किसे कहा जाता है? खेल पुस्तक, विजडन, भागदौड़ पुस्तक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजडन, ऑप्शन नंबर ए राइट है। विजडन को क्या बोला जाता है? क्रिकेट की बाइबल बोला जाता है। जी, दुनिया का सबसे मशहूर खेल संदर्भ पुस्तक मानी जाती है विजडन। क्रिकेट का बाइबल कहने का चलन 1900 दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी? अंजलि दमानिया, अंजुम चोपड़ा, अंजलि राय या इनमें से कोई नहीं? भारत की पहली महिला अंपायर जो थी वो अंजलि राय थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो रहा है। 35 क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे हाल ही हटा के ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है
मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी में बैरकपुर में अपने अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। बैरकपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। जी, कलकत्ता के ठीक उत्तर में पश्चिम बंगाल में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 रहने वाला है। नील कृषकों की दुर्दशा पर निम्नलिखित पुस्तक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त, गिरीश चंद्र घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर या राजेंद्र सिंह? तो यहाँ पे नील दर्पण जो नाटक था इसका इंग्लिश में अनुवाद ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है 39 क्वेश्चन। अद्दा और बिक सल्तनत काल में जाने जाते हैं। भूमि की इकाई, सिक्के, सेना की टुकड़ी या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है यहाँ पे, अद्दा और बिक सल्तनत काल में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, सिक्के। ठीक है, अद्दा और बिक सल्तनत काल में सिक्के थे, सिक्के चलाए गए थे और किसने जारी किए थे? दिल्ली सल्तनत द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये जारी किए गए थे सिक्के, अद्दा और बिक। चलेंगे और आज का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त, 23 अगस्त, 29 अगस्त या 15 अगस्त? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, क्योंकि साल 2024 में पहली बार ही मनाया गया था और इस दिन को मनाने का मकसद है अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों को सम्मान देना है। ठीक है जी, चांद पे पहुंचे थे हम लोग, इसीलिए 23 अगस्त 2024 को पहली बार मनाया गया और भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो टॉप 40 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा 40 में से कितना स्कोर बना है आपका और कैसा लगी आपको क्लास। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।